मैंने भले ही एक अजय एम्परर आर्मर को अपने साथ बांध रखा था, लेकिन इस एनीमे कॉन फेस्टिवल में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं एक कंगाल इंसान हूँ जो एक अच्छी पोशाक भी नहीं खरीद सकता और सिर्फ एक टूटी फूटी प्लास्टिक की बेल्ट पहनकर आ गया है। यहाँ तक कि मेरी पूर्व प्रेमिका दाउन ने भी सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक बिल्कुल निकम्मे और बेकार इंसान हूँ जिसके पास कोई हुनर नहीं है। लेकिन जब सचमुच का एक खतरनाक म्यूटेंट बीस्ट एरकानशॉ उस कॉन फेस्टिवल के अंदर घुस आया और उसने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट सुमिन को बिल्कुल मौत के मुंह में धकेल दिया, तब मैंने पूरी भीड़ के सामने उस बेल्ट को अपनी कमर पे बांध लिया, जिसे लोग एक मामूली खिलौना समझकर हंस रहे थे। क्योंकि पूरे 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज मेरा वो जादुई हथियार पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। मेरे उस सबसे पक्के दोस्त की चीख ने वहां मौजूद पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया जब एक जोरदार सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ उठी और पूरे हॉल में एम्परर आर्मर का एक ऐसा भयंकर दबाव फैल गया जिसने वहां खड़े हर एक इंसान के होश उड़ा दिए। लेकिन इस पूरे चमत्कार के होने से ठीक कुछ मिनट पहले जब मैं वहां पहुंचा था तो मेरे सबसे पक्के दोस्त लीवेई ने मुझे देखा, जो आज एक बहुत ही प्रसिद्ध गेम के मुख्य किरदार के रूप में तैयार होकर आया था। लीवेई ने मुझे ऊपर से नीचे तक एक गहरी नजर से देखा, क्योंकि आज हमारी इस पूरी एनिमे सोसाइटी के सभी सदस्यों को किसी न किसी किरदार के रूप में तैयार होकर आना बहुत जरूरी था। और उसने मुझसे तुरंत पूछा कि मिंजे, आपकी पोशाक कहाँ है? आप तो बिल्कुल साधारण कपड़ों में आ गए हो। जिसके जवाब में मैंने बिना कुछ बोले अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपनी कमर पर बंधी उस सुनहरी और चमकदार एम्परर आर्मर की बेल्ट को दिखा दिया, जिस पर 5 अलग अलग तत्वों के पवित्र निशान बने हुए थे। उस सुनहरी बेल्ट की बेहतरीन बनावट और उसकी चमक को देखकर मेरे दोस्त लीवेई की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं और वो तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथों से उस बेल्ट को छूने लगा और बहुत ही उत्साह के साथ चिल्लाकर कहने लगा कि भाई, आपकी ये बेल्ट देखने में बहुत ही शानदार और असली लग रही है। मुझे जल्दी से बताओ कि आपने इसे कहाँ से खरीदा है। तभी अचानक हमारे पीछे से एक बहुत ही तीखी और कड़वाहट से भरी आवाज गूंजी कि ये बेल्ट किसी महंगी दुकान की नहीं है, बल्कि जरूर इसने किसी सस्ती वेबसाइट से कोई बहुत ही घटिया प्लास्टिक का खिलौना खरीदा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरी पूर्व प्रेमिका दाउन खड़ी थी, जो आज एक खूबसूरत पोशाक पहनकर बहुत ही घमंड में चूर दिखाई दे रही थी। और उसके साथ उसकी वो अजीब सी सहेली भी मौजूद थी, जिसने तुरंत दाउन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि दाउन, अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते इस गरीब और बेकार लड़के से अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि जो लड़का इस बड़े फेस्टिवल में आने के लिए एक अच्छी पोशाक तक नहीं खरीद सकता, वो जिंदगी में आपके खर्चे क्या उठाएगा। दाउन ने अपने चेहरे पर एक बेहद ही घृणास्पद मुस्कान लाते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ पर हर एक इंसान कितना शानदार और आलीशान दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा इंसान है जो इस कचरा प्लास्टिक की बेल्ट को पहनकर यहाँ घूम रहा है। और मुझे आज इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि उस दिन इससे बेनक्वा करने का मेरा फैसला पूरी तरह से सही था, जिसे सुनकर मेरा दोस्त लीवेई पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने तुरंत दाउन को डांटते हुए कहा कि तुम दोनों अपने मुंह से यह क्या बकवास कर रही हो। मिंजे की यह बेल्ट तुम दोनों के शरीर पर पहनी गई इस नकली पोशाक से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। मैंने मुस्कुराते हुए लीवेई के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांति से एक ऐसा करारा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद हवा को पूरी तरह से ठंडा कर दिया। मैंने कहा कि लीवेई भाई, इन लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि ये लड़की आज जो पोशाक पहनकर इतना घमंड कर रही है वो असल में मैंने ही इसके लिए एक पुरानी सेकंड हैंड सामान बेचने वाली वेबसाइट से बहुत ही सस्ते दामों में खरीदी थी। जिसे सुनकर दाउन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और वो सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती देखकर गुस्से से लाल पीली होने लगी। वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी कि मिंजे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम बस देखते जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जाने से ठीक पहले उसने मुड़कर एक आखिरी बार मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बेकार प्लास्टिक की बेल्ट को पहनकर बहुत बड़े सूरमा बन गए हो? अगर तुम में सचमुच कोई दम है तो एक असली और महंगी कॉस्ट्यूम खरीद कर दिखाओ, क्योंकि मेरा नया बॉयफ्रेंड अभी कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है और वो पूरे मस्तीपुर शहर की सबसे महंगी एम्परर आर्मर की पूरी पोशाक पहनकर आ रहा है। अभी उसकी बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उस विशाल हॉल के बीचों बीच से एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान के शरीर में खौफ की एक लहर दौड़ गई। और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई, जिसके साथ ही एक लड़का जो अल्ट्रामैन की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां घूम रहा था वो हवा में कई फीट ऊपर उड़ा और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आकर गिरा, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई नाटक है या सचमुच कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। लेकिन तभी उस धुएं के गोबर के बीच से एक बहुत ही खूंखार और भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकला, जिसके लंबे लंबे नुकीले पंजे थे और उसका रूप किसी राक्षस जैसा था, जिसने अपने सामने आने वाले एक सुरक्षा कर्मी को अपने एक ही वार से हवा में उड़ा दिया और अपने डरावने मुंह से एक गहरे हरे रंग का जानलेवा एसिड थूका, जो जहां भी गिरा वहां की जमीन पूरी तरह से पिघलने लगी और उस एसिड की चपेट में आने वाले लोग तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे, जिसे देखते ही पूरे कॉन फेस्टिवल में एक बहुत ही भयंकर भगदड़ मच गई। हजारों की संख्या में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह दरवाजों की तरफ भागने लगे, जिससे पूरा हॉल चीखों और रोने की आवाजों से गूंज उठा और मेरा दोस्त लीवेई डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और उसने सूखते हुए गले से थूक निगलते हुए मुझसे कहा कि मिंजे भाई, ये सब क्या हो रहा है?
ये कोई नकली कॉस्ट्यूम पहने हुए इंसान नहीं है, ये तो कोई असली का शैतान है। हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन मैंने अपनी नजरों को उस खूंखार म्यूटेंट बीस्ट और उसके साथ आए एक और एक आंख वाले ऑक्सेर पर टिकाए रखा। मैंने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि लीवेई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कोई आम इंसान या कोई शो नहीं चल रहा है, बल्कि ये सचमुच के खतरनाक म्यूटेंट बीस्ट हैं जो यहाँ इंसानों का शिकार करने आए हैं। और ठीक उसी पल मेरी कमर पे बंधी उस शांत पड़ी एम्परर आर्मर की बेल्ट के अंदर से एक बहुत ही तेज और असहनीय गर्मी निकलने लगी और मुझे अपने पेट के पास एक बहुत ही गर्म ऊर्जा का एहसास हुआ, जिसके साथ ही उस बेल्ट पे बने पांचों तत्वों के निशान सोने जैसी दिव्य रोशनी के साथ जगमगाने लगे। लीवेई ने जब मुझे बिना हिले डोले एक ही जगह पर खड़े देखा तो वो घबराकर मेरा हाथ खींचने लगा और चिल्लाया कि मिंजे, तुम इस तरह बुत बनकर क्या देख रहे हो? वो राक्षस हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, चलो मेरे साथ। लेकिन उस समय मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी अदम्य और प्राचीन ब्रह्मांडीय शक्ति जागृत हो चुकी थी जिसने मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे आसपास की हवा के दबाव को पूरी तरह से बदल दिया था और मेरी आंखों के अंदर एक सोने जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी। लीवेई ने मेरी तरफ एक हैरान नजर से देखा और कहा कि भाई, तुम अचानक इतने शांत कैसे हो गए? मुझे तो लगा था कि तुम डर के मारे पूरी तरह से पागल हो चुके हो, लेकिन अब हमें बिना एक पल गंवाए यहाँ से भागना होगा। और हम दोनों जैसे ही दौड़ते हुए मुख्य निकास द्वार की तरफ पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं, क्योंकि वहां हजारों लोग पहले से ही एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और पूरा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिसके कारण वहां से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। लोग दीवारों से टकराकर रो रहे थे और उस लोहे जैसी मजबूत त्वचा वाले राक्षस के सामने हम जैसे आम इंसानों की हैसियत सिर्फ एक तिनके के बराबर थी, जो बिना किसी हथियार के उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी मैंने बहुत ही मजबूती से लीवेई का हाथ अपने ऊपर से हटाया और एक ऐसी भारी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि लीवेई, तुम यहीं इसी सुरक्षित कोने में खड़े रहो और बिल्कुल भी मत हिलना। अब आगे जो भी होना है उसे मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब इन राक्षसों का सामना करने का वक्त आ गया है। लीवेई ने पागलों की तरह मेरा हाथ दोबारा पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया कि मिंजे, क्या आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है? आप उस मौत के मुंह में अकेले क्यों जा रहे हो? क्या आप अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? वापस आओ। लेकिन मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे उस खूंखार म्यूटेंट बीस्ट और एक आंख वाले ऑक्सेर की तरफ बढ़ने लगा, जो उस समय पूरे हॉल में तबाही मचा रहे थे। और वो भयानक राक्षस हमारी मस्तीपुर यूनिवर्सिटी की एनिमे सोसाइटी की सबसे खूबसूरत प्रेसिडेंट सुमिन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। सुमिन जमीन पर गिरी हुई थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी, जिसे इस मुसीबत में देखकर उस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट, जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था, उसने अपनी जान बचाने के लिए सुमिन को उस राक्षस के सामने धक्का दे दिया और खुद रोते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर देना सुमिन प्रेसिडेंट, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। जिसके बाद सुमिन जमीन पर पड़ी हुई इस धोखे को देखकर पूरी तरह से अवाक रह गई थी और उस राक्षस ने अपने नुकीले पंजों को हवा में उठाया। वो राक्षस एक बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए बोला कि इतनी खूबसूरत लड़की का चेहरा जब मेरे इन पंजों से पूरी तरह से कट जाएगा तो देखने में कितना मजा आएगा। और जैसे ही उसका वो भारी पंजा सुमिन के चेहरे पर गिरने ही वाला था कि वहां खड़े लोगों की सांसें थम गईं। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि मैं बहुत ही तेजी से उस राक्षस की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हूँ और लोग चिल्लाने लगे कि देखो, कोई बेवकूफ उस राक्षस की तरफ जा रहा है क्या? उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? इस मुश्किल वक्त में भी वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। दाउन ने भी जब गौर से देखा तो उसे समझ आया कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं यानी मिंजे था, और उसने अपनी सहेली से कहा कि देखो, ये पागल मिंजे सचमुच मरना चाहता है। ये सुमिन का ध्यान खींचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। और उसकी सहेली ने भी तुरंत ताना मारते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ उस खूबसूरत लड़की के सामने खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन इस बार ये सीधा मौत के मुंह में जा रहा है और सुमिन जैसी अमीर लड़की इसे कभी घास भी नहीं डालेगी। सुमिन ने भी अपनी धुंधली आंखों से जब मेरी तरफ देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे उसने खुद कुछ दिनों पहले अपनी सोसाइटी का मेंबर बनाया था और जो हमेशा बहुत शांत रहता था। लेकिन उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस खौफनाक मंजर में उसकी जान बचाने के लिए ये लड़का अपनी जान की बाजी लगा देगा। और पूरी भीड़ की नजरों के सामने दौड़ते हुए मैंने अचानक अपनी शर्ट को पूरी तरह से खोल दिया और मेरी कमर पर बंधी वो सुनहरी और दिव्य एम्परर आर्मर की बेल्ट चमकने लगी। लोग अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इस पागल को देखो, ये इस असली राक्षस के सामने एक प्लास्टिक की नकली बेल्ट पहनकर आ गया है। ये तो पक्का मारा जाएगा और ये राक्षस इसे चबाकर खा जाएगा। और उस म्यूटेंट बीस्ट ने भी जब देखा कि एक अदना सा इंसान उसकी तरफ बिना किसी डर के चला आ रहा है तो उसे भी बहुत अचंभा हुआ और उसने सुमिन को छोड़कर अपनी नजरें मुझ पर टिका दी, क्योंकि उसे लगा कि इस कीड़े को कुचलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लीवेई दूर से चिल्ला रहा था कि मिंजे भाई पीछे हट जाओ, तुम कोई असली आर्मर हीरो नहीं हो, तुम वहां जाकर अपनी जान मत गंवाओ। लेकिन ठीक उसी पल मैंने अपने दाहिने हाथ को हवा में उठाया और मेरी हथेली के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र रोशनी का पुंज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक सुंदर गोल आकार के ताइगुक पेंडेंट में बदलने लगा, जिसे देखकर पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था बल्कि साक्षात एक दिव्य ऊर्जा थी जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। मैंने उस चमकदार पेंडेंट को बहुत ही मजबूती से पकड़ा
और एक बहुत ही भारी और गरजती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा कि एम्परर, आर्मर, कंबाइन, और ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही उस बेल्ट के केंद्र से एक बहुत ही भयंकर और तीव्र सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसने पूरे एनीमे कॉन हॉल के अंधेरे और धुएं को पल भर में गायब कर दिया। और उस रोशनी का दबाव इतना ज्यादा था कि वहां खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि वो चमक बर्दाश्त के बाहर थी। जैसे ही वो रोशनी थोड़ी कम हुई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर एक चमकीला और बेहद ही शक्तिशाली सोने का कवच आ चुका था, जिसके ऊपर ब्रह्मांडीय नक्काशी बनी हुई थी। और मेरी आंखों पर एक लाल रंग का सुरक्षात्मक चश्मा चमक रहा था, जो साक्षात राजाओं के राजा एम्परर आर्मर का असली रूप था। जिसके बाद पूरे हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहां कोई जिंदा ही न बचा हो, क्योंकि किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मामूली से फेस्टिवल के अंदर एक असली आर्मर हीरो का चौजीरीन छुपा हुआ है। लीवेई तो खुशी के मारे पूरी तरह से पागल हो गया और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और चिल्लाने लगा कि ओ मेरे भगवान मिंजे भाई, तुम तो सचमुच के एम्परर आर्मर निकले, ये तो कमाल हो गया। और दुनिया देखो, ये शक्तिशाली हीरो मेरा सगा भाई जैसा दोस्त है। जबकि दूसरी तरफ दाउन का चेहरा तो ऐसा हो गया था मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर थरथर कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने एक गरीब और नाकामयाब कहकर छोड़ दिया था, वो असल में इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान और एक असली आर्मर हीरो था। तभी उस म्यूटेंट बीस्ट ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने भारी पंजों को सुमिन की तरफ दोबारा बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि उसका पंजा सुमिन को छू पाता, मैं एक पल में पलक झपकते ही टेलीपोर्ट होकर सुमिन के ठीक सामने आ गया और मैंने अपने दाहिने मुक्के को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, जिससे एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। हड्डी टूटने की आवाज आई, क्योंकि मेरे उस एक ही मुक्के के वार से उस विशाल राक्षस का वो लोहे जैसा मजबूत पंजा पूरी तरह से टूटकर हवा में बिखर गया और वो दर्द के मारे बहुत ही भयानक तरीके से चीखने लगा। जिसके बाद सुमिन, जो जमीन पर पड़ी थी, उसने जब अपने सामने इस विशाल और सुरक्षित सुनहरी पीठ को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतना वीर और शक्तिशाली रक्षक कभी नहीं देखा था। तभी दूसरी तरफ खड़े उस एक आंख वाले ऑक्सेर ने जब देखा कि उसका साथी इतनी बुरी तरह से पिट रहा है, तो वो बहुत चालाकी से दौड़ता हुआ सीधे दाउन की तरफ बढ़ा, जो जमीन पर पड़ी रो रही थी। और दाउन ने जैसे ही उस राक्षस को अपनी तरफ आते देखा तो उसने बिना एक पल सोचे अपनी सगी सहेली को पकड़कर अपने आगे कर दिया, ताकि वो खुद बच सके। और उसकी वो बेकसूर सहेली उस राक्षस के एक ही थप्पड़ से हवा में उड़कर दूर जा गिरी और तुरंत बेहोश हो गई। उस एक आंख वाले राक्षस ने दाउन की गर्दन को बहुत ही मजबूती से अपने पंजों में जकड़ लिया और बहुत ही गंदी आवाज में हंसते हुए मेरी तरफ देखकर चिल्लाया कि एम्परर आर्मर, तुम वहीं रुक जाओ और अपनी जगह से 1 इंच भी आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस लड़की की गर्दन को यहीं मरोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी जान पहचान की है। लेकिन मैंने बहुत ही आराम से सुमिन को अपनी बाहों में उठाया, जैसे कोई किसी राजकुमारी को उठाता है, और शांति से कदम बढ़ाता हुआ मैं लीवेई के पास पहुंचा। मैंने सुमिन को उसके पास खड़ा करते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि लीवेई भाई, हमारी इस प्रेसिडेंट का ध्यान रखना और इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लीवेई ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, जब तक मैं यहाँ हूँ इन्हें एक खरोंच भी नहीं आएगी। और सुमिन ने भी बहुत ही धीमी आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया, जबकि उस राक्षस ने दाउन को और कसते हुए चिल्लाया कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो ये लड़की आज जिंदा नहीं बचेगी। दाउन डर के मारे पूरी तरह से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए मुझसे भीख मांगी कि मिंजे प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर तुम मुझे आज बचा लोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और हम फिर से एक साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। जिसके जवाब में मैंने उस रोती हुई लड़की की तरफ एक बहुत ही ठंडी और बेरुखी से भरी नजर डाली। मैंने अपनी भारी आवाज में उस राक्षस से कहा कि तुमने जिस लड़की को पकड़ा है वो मेरी कोई नहीं है, तो फिर तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें जो करना है इसके साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक लाइन सुनते ही दाउन के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और उसे समझ आ गया कि अब उसके इस नाटक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। जिसके बाद उस एक आंख वाले राक्षस ने भी जब देखा कि यह बंधक तो इस हीरो की दुश्मन है और इसका कोई फायदा नहीं है, तो उसने गुस्से में दहाड़ते हुए दाउन को बहुत ही बेरहमी से हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया। वो दूर सड़क के किनारे जा टकराई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी और पैरों से कड़कड़ाने की आवाज आई और वो दर्द के मारे वहीं तड़पने लगी। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि सबने देख लिया था कि वो कितनी मतलबी लड़की थी, जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही सहेली को मौत के मुंह में धकेला था। और मैंने बहुत ही शांत कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाया, जिससे बहुत ही भारी आवाजें आ रही थी।
मैंने उस राक्षस की तरफ देखकर कहा कि हालांकि तुमने इस लड़की को फेंक कर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो। और वो एक आंख वाला ऑक्सेर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाया कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो लड़के। और ये कहते ही वो अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ एक बहुत ही भारी मुक्का लेकर लपका, लेकिन जैसे ही उसका मुक्का मेरे पास पहुंचा, मैंने बिना किसी प्रयास के बहुत ही आसानी से हवा में ही उसके उस विशाल हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। मैंने अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाया, जिससे एक बहुत ही खौफनाक हड्डी टूटने की आवाज आई, क्योंकि मेरे हाथ की पकड़ से उस राक्षस के पूरे हाथ की हड्डियां पूरी तरह से चूरा चूरा हो गईं और उसका पूरा हाथ एक कटी हुई टहनी की तरह लटक गया, जिससे वो दर्द के मारे पूरे हॉल में गोल गोल घूमने लगा। और वहां खड़े लोग इस ताकत को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि जो राक्षस कुछ देर पहले तबाही मचा रहा था वो इस समय एम्परर आर्मर के सामने एक छोटे बच्चे की तरह बेबस दिखाई दे रहा था। वो राक्षस जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, मैंने बहुत ही तेजी से हवा में छलांग लगाई और एक बहुत ही जोरदार लात उसकी पीठ पर मारी, जिससे वो हवा में कई मीटर दूर उड़ता हुआ गया और एक कंक्रीट की दीवार को तोड़कर मलबे में दब गया। जिसके बाद मैंने अपने कदम उस मलबे की तरफ बढ़ाए और जैसे ही वो राक्षस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपने बेल्ट की ऊर्जा को केंद्रित किया और एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का गोला उसके ऊपर दाग दिया, जिससे एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ और वो राक्षस वहीं पर राख के ढेर में बदल गया। ठीक उसी पल मेरे दिमाग के अंदर उस जादुई सिस्टम की आवाज दोबारा गूंज उठी, जिसने कहा कि बधाई हो होस्ट, आपने एक शक्तिशाली ऑक्सेर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और इसके बदले में आपकी पांचों तत्वों की रक्त रेखा की शुद्धता में 0.5% की वृद्धि की जाती है और आपको पुरस्कार के रूप में पूरे 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इस बढ़ती हुई शक्ति को अपने पूरे शरीर की नसों में दौड़ते हुए महसूस करके मुझे एक बहुत ही असीम आनंद की प्राप्ति हुई और मेरी आंखों की लाल चमक और ज्यादा गहरी हो गई। मुझे याद आया कि अभी एक और मुसीबत बाकी थी और मैंने तुरंत अपनी नजरें उस म्यूटेंट बीस्ट की तरफ घुमाई, जो अपने साथी का यह हश्र देखकर डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था और पिछले रास्ते से भागने की फिराक में था। वो राक्षस जैसे ही पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ा, मैंने अपनी रफ्तार को बिजली की तरह तेज किया और पलक झपकते ही मैं उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे वो घबराकर पीछे की तरफ गिरा और अपने मुंह से दोबारा वही हरा एसिड थूकने लगा। लेकिन उस एसिड का मेरी सुनहरी पोशाक के ऊपर एक मामूली दाग तक नहीं लगा। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा करके एक बहुत ही जोरदार मुक्का सीधे उसके पेट के बीचों बीच मार दिया, जो उस राक्षस के पूरे शरीर को पार करता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ वो म्यूटेंट बीस्ट भी वहीं पर हवा में फटकर पूरी तरह से गायब हो गया और मैंने बहुत ही आसानी से उसकी बची हुई ऊर्जा को अपने बेल्ट के अंदर हमेशा के लिए सील कर दिया। जिसके बाद सिस्टम ने मुझे दोबारा सूचना दी कि आपने दूसरे म्यूटेंट बीस्ट को भी सफलतापूर्वक सील कर दिया है और आपकी शक्ति में और ज्यादा इजाफा किया जाता है। इस तरह इस पूरे फेस्टिवल में आए दोनों बड़े खतरों का अंत हो चुका था और वहां मौजूद हजारों लोगों ने जब देखा कि वे सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो पूरा हॉल तालियों और एम्परर आर्मर के नारों से गूंज उठा और हर कोई मेरे पास आकर सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ मांगने के लिए बेताब दिखाई दे रहा था। और लीवेई तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर चिल्ला रहा था कि मिंजे भाई, तुम आज पूरे इंटरनेट पर छा जाओगे और मैं आपकी ये वीडियो हर जगह शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि तुम सचमुच के एक महान सुपर हीरो बन चुके हो। तभी इस शहर से बहुत दूर एक बहुत ही गुप्त और आधुनिक बेस के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग की लाइटें जलने लगीं और अलार्म की आवाज गूंजने लगी, जिसे देखकर वहां बैठी ऑपरेटर लड़की मिजिन पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि सैटेलाइट ने मस्तीपुर शहर के एनीमे कॉन में एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा के सिग्नल पकड़े थे। जिसके बाद उस बेस के दरवाजे को खोलकर एक बहुत ही घमंडी लड़का अंदर आया, जिसका नाम जीहून था और वो ब्लैक राइनो आर्मर का असली शाओजी रिन था, जिसने बहुत ही लापरवाही से बात करना शुरू किया। जीहून ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए पूछा कि मिजिन, ये क्या बकवास शोर मचा रखा है? क्या फिर से कोई मामूली राक्षस बाहर आ गया है? अगर ऐसा है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं अकेले ही जाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। जिसके जवाब में मिजिन ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि हाँ जीहून, मस्तीपुर शहर के फेस्टिवल में 2 बहुत ही खतरनाक राक्षसों के सिग्नल मिले हैं। क्या मुझे इस मिशन के लिए जुनसियों को भी फोन करके बुला लेना चाहिए, ताकि तुम दोनों मिलकर वहां जाओ और इस बड़े खतरे का सामना कर सको? जीहून ने बहुत ही नफरत से अपना मुंह बनाया और कहा कि उस पियानो बजाने वाले कमजोर लड़के की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने संगीत में ही अच्छा है, लड़ाई झगड़ा करना उसके बस की बात नहीं है। मैं अकेला ही उन दोनों मामूली कीड़ों को कुचलने के लिए काफी हूँ। तुम बस मुझे वहां भेजने की तैयारी करो। जिसके बाद मिजिन उसकी इस जिद के सामने कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जुनसियों का फोन भी उस समय बंद आ रहा था और उसने तुरंत उस आधुनिक टेलीपोर्टेशन मशीन को सक्रिय कर दिया, जिससे आसमान में मौजूद एक बड़े सैटेलाइट ने सीधे उस फेस्टिवल की छत को लॉक कर दिया। एक काले रंग की शक्तिशाली प्रकाश की किरण सीधे नीचे की तरफ आई, जिसके अंदर से जीहून अपने काले रंग के लेदर जैकेट में बहुत ही स्वैग के साथ बाहर निकला और उसने देखा कि उस बिल्डिंग के सभी मुख्य द्वारों को मलबे से बंद किया गया है, जिससे अंदर क्या चल रहा है ये बाहर से देखना बिल्कुल नामुमकिन था। और उसने तुरंत अपनी घड़ीनुमा कम्युनिकेटर बटन को दबाया और कहा कि मिजिन, यहाँ के सारे रास्ते बंद हैं और ऐसा लगता है कि अंदर मौजूद लोग शायद जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि राक्षसों ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है।
मिजिन ने तुरंत कंप्यूटर पर नक्शा चेक किया और कहा कि जीहून, उस बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा कांच का वेंटिलेटर है, तुम वहां से अंदर जा सकते हो। जिसके बाद जीहून ने बिना कोई समय गंवाए बिल्डिंग की दीवार पर छलांग लगाई और बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उस छत के पास पहुंच गया। और जैसे ही उसने उस कांच की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि नीचे का नजारा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वहां कोई तबाही नहीं चल रही थी, बल्कि लोग खुशी से झूम रहे थे। नीचे हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य सोने का कवच पहने हुए आर्मर हीरो खड़ा था, जिसकी पीठ देखकर ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। और मिजिन ने भी जब सैटेलाइट के कैमरे को पूरी तरह से जूम किया और उस सुनहरी पोशाक के असली रूप को देखा तो उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और वो चिल्लाई कि जीहून, ये तो नामुमकिन है, वो कोई मामूली हीरो नहीं है, वो तो पौराणिक कहानियों में सुना जाने वाला साक्षात एम्परर आर्मर है। लेकिन वो इस छोटे से शहर में कैसे आ सकता है? जिसे सुनकर जीहून का घमंड जाग उठा। जीहून का घमंड और उसकी प्रतिरोधात्मक भावना पूरी तरह से जाग उठी, क्योंकि वो खुद को इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आर्मर हीरो समझता था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कवच पहनकर वहां खड़ा हो। इसलिए उसने मिजिन की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने काले रंग के शाओजीकी को अपने हाथ पर बांधते हुए बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि ब्लैक राइनो आर्मर कंबाइन और आसमान से एक काले रंग की रोशनी नीचे आई, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक बहुत ही भारी और काले रंग का राइनो आर्मर आ गया। उसके दाहिने हाथ पर एक बहुत ही नुकीला और भारी ढाल जैसा हथियार बना हुआ था और उसने बिना सोचे समझे उस कांच की छत को अपने एक ही वार से तोड़ दिया और एक बहुत ही भारी आवाज के साथ सीधे नीचे हॉल के फर्श पर आकर लैंड किया, जिससे वहां की जमीन पूरी तरह से हिल गई और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उड़ने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग एक और असली आर्मर हीरो को देखकर दोबारा चिल्लाने लगे कि देखो, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई है, एक ही दिन में हमें एम्परर आर्मर और ब्लैक राइनो आर्मर दोनों के दर्शन हो गए हैं। जीहून बहुत ही गुस्से वाले कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसने अपने भारी हथियार को जमीन पर पटकते हुए मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आकर हमारे शिकार को चुराने की, और वे दोनों राक्षस कहाँ हैं जिन्हें मारने के लिए मैं यहाँ आया था। जिसके जवाब में मैंने बहुत ही शांति से अपनी सुनहरी गर्दन को थोड़ा सा घुमाया और उसकी तरफ देखकर बहुत ही ठंडे लहजे में कहा कि मैं तो सिर्फ एक मामूली राहगीर हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, और जहां तक उन राक्षसों की बात है तो वे अब इस दुनिया में नहीं बचे हैं। मैंने कहा कि मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। जिसे सुनकर जीहून पूरी तरह से आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वो इस मिशन का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा कि तुम चाहे जो भी हो, लेकिन इस पवित्र एम्परर आर्मर की शक्ति को किसी भी ऐरे गहरे और अज्ञात इंसान के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ हमारे गुप्त बेस पर चलना होगा, ताकि हम तुम्हारी जांच कर सकें कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। मैंने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा कि तुम्हारी ये काली राइनो पोशाक देखने में तो बहुत भारी है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल छोटी है, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात कर सको। और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और अभी हमारी ये बहस चल ही रही थी कि तभी जमीन पर रेंगती हुई वो मतलबी लड़की दाउन किसी तरह घिसटती हुई जीहून के पैरों के पास पहुंची और उसने रोने का नाटक करते हुए जीहून के पैर को पकड़ लिया और चिल्लाकर शिकायत करने लगी। दाउन चिल्लाकर कहने लगी कि ब्लैक राइनो आर्मर, प्लीज इस घमंडी लड़के को मजा चखाओ, क्योंकि ये बहुत ही दुष्ट इंसान है जिसने अपनी आंखों के सामने मुझे और मेरी सहेली को उस राक्षस के हाथों मरते हुए छोड़ दिया। और जब मैंने इससे मदद मांगी तो इसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी इसी लापरवाही की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। ये कोई हीरो नहीं है, ये तो एक कातिल है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। जिसे सुनकर जीहून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसे लगा कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है। जीहून ने मेरी तरफ अपने भारी मुक्के को तानते हुए बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि मुझे पहले से ही शक था कि तुम जैसे अज्ञात इंसान के हाथ में ये पवित्र शक्ति सुरक्षित नहीं है, और आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि तुम इस एम्परर आर्मर को पहनने के बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। और ये कहते ही वो अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ एक बहुत ही जानलेवा मुक्का लेकर लपका।